Good morning, student. Welcome to your online classes for class 7th SST. Today we are going to start our first chapter, environment. Every organism is affected by many outside influence. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं. These influence include soil, water, air, temperature, sunlight, wind and many other things. और इस इन्फ्लुएंस में हम बहुत सारी चीज़ों को काउंट करेंगे, जैसे हम सॉइल को काउंट करेंगे, एयर को काउंट करेंगे, वाटर को काउंट करेंगे, टेम्परेचर को काउंट करेंगे. तो ये भी सभी चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी व्यक्ति पर वो इफ़ेक्ट डालती हैं, किसी और चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालेंगी. These influence are commonly referred to environmental condition. और यही इन्फ्लुएंस क्या कहलाएगा, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन कहलाएगा. द टोटल ऑफ ऑल environmental condition acting upon an organism, a community or an object is known as environment. और ये सारी environmental condition जब किसी organism पर या किसी community पे या किसी object पर पड़ती हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, environment कहेंगे. There are many different environment on earth. हमारे अर्थ पर बहुत different टाइप के environment हैं, जैसे mountain environment, हिमालय is very different from environment of Thar desert और Deltic सुंदरबन. अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे जो माउंटेन्स हैं वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिफरेंट होगा थार डेजर्ट के एनवायरनमेंट से, और थार डेजर्ट का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा आपका डेल्टिक सुंदरबन के एनवायरनमेंट से. यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग जगहों पे थोड़े डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट आपका डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट. अब जो एनवायरनमेंट है उसकी कुछ डायमेंशन है, जैसे एनवायरनमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना. एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन और नेचर का एक कंबाइंड फिनोमेना है. नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑल द बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं. ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग. ए बायोटिक में आपके कौन से आ जाते हैं, वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, ए बायोटिक में आ जाएंगी. और बायोटिक में आपकी सभी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी. ओके. अर्थ पे लाइफ तभी एग्जिस्ट करती है जब अर्थ पर बहुत सारी चीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि आपकी लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर. जब आपके लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं उस जगह पे बायोस्फीयर क्रिएट होता है, यानी कि लाइफ क्रिएट होती है. अगर इन तीनों कंपोनेंट में से कोई एक भी कंपोनेंट मिस हो जाए, या लैंड ना हो, एयर ना हो या वाटर ना हो, इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट अगर मिस होता है तो आपकी लाइफ को एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी. ऑल कॉन्टिनेंट एंड आइसलैंड मेक अप द लिथोस्फीयर. सभी कॉन्टिनेंट और आइसलैंड मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर. गैसेस एंड वाटर वेपर इन एयर कॉन्स्टिट्यूट द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, सी, रिवर, लेक्स etc कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर. यानी कि सभी कॉन्टिनेंट और आइसलैंड मिलकर क्रिएट करते हैं आपका लिथोस्फीयर. गैसेस और वाटर वेपर्स मिलकर क्रिएट करती हैं आपका एटमॉस्फेयर, और ओशियन, सी, रिवर, लेक्स ये सब मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करते हैं. ऑल दीज कंपोनेंट आर एबायोटिक बट दे सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अब आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तो सब एबायोटिक ही हैं, ये कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं. द लिथोस्फीयर प्रोवाइड द सॉइल एंड मिनरल्स. लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है हमें सॉइल और मिनरल्स को. एटमॉस्फेयर प्रोवाइड एसेंशियल गैसेस. एसेंशियल गैसेस जो है हमें किससे मिलती हैं, एटमॉस्फेयर से मिलती हैं. एंड is responsible for all weather phenomena, and hydrosphere provide all water on earth and is source of all humidity present in air and all life form. जो आपका हाइड्रोस्फीयर है वो हमें वाटर प्रोवाइड कराता है और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराता है. वाटर साइकिल जो होती है, नेचर फिनोमेना, वो भी आपका हाइड्रोस्फीयर की वजह से क्रिएट होता है. द बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग लिविंग बींग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल इंक्लूड मैन. ये जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है इनमें सभी लिविंग बींग आ जाएंगे, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर मनुष्य. अमंग दीज
The plant are the most important because they produce all the matter that is used by microorganisms, plants themselves and animal included man. अब इन सब चीज़ों में प्लांट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर हैं, फूड के प्रोड्यूसर हैं। प्लांट जो फूड को क्रिएट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उसे भी हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल सब क्या करते हैं, उस फूड को हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि हमारी लाइफ तभी एग्जिस्ट कर रही है इस वर्ल्ड में जब तक हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो आपके प्लांट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन। ही इज़ प्लेस्ड ऑन टॉप बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग ही है। ही has been able to change the face of earth by making building, bridge, agriculture, farms, transport lines, machinery etc. अब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अर्थ का पूरा फेस ही चेंज कर दिया। उन्होंने बिल्डिंग क्रिएट करी, ब्रिज क्रिएट करे, एग्रीकल्चर फार्म बनाए और ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, ये सब जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया और उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा अर्थ का फेस ही चेंज हो गया। इट इज़ we who cultivated the slope of mountain where agriculture are not possible. ह्यूमन बीइंग ही है जो माउंटेन में भी एग्रीकल्चर कर पाता है, जबकि माउंटेन में एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड एंड इंटरएक्टिंग ऑल द टाइम। अब ये जितने भी आपके कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के वो इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से संबंधित है, इंटरलिंक्ड हैं। डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट। Broadly, we can divide the environment into 4 sphere: atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. हम अपने environment को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज यूनिक planet. Earth is a unique planet. Its capacity to support life make it different from all अदर प्लैनेट्स। जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है, इसकी लाइफ को सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है इसे बाकी सारे प्लैनेट से डिफरेंट बना देती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर विच कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो एक एनवलप से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज वेरी यूजफुल ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो लाइफ को सपोर्ट करता है और एटमॉस्फेयर की वजह से ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है। Without air, life would not have been possible on planet. बिना एयर के लाइफ जो है वो अर्थ के प्लानट पे एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है लिथोस्फेयर। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। सॉलिड क्रस्ट जो थी रॉक्स की उन्होंने फॉर्म किया हमारी अर्थ को, लिथोस्फेयर। द वर्ड लिथोस मीन रॉक और स्टोन एंड स्पेयर मीन्स डोमेन। लिथोस का मतलब होता है रॉक और स्पेयर का मतलब होता है डोमेन। सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब एट रॉक्स स्पेयर, और इसीलिए हम लिथोस्फेयर को क्या कह सकते हैं, हम रॉक स्पेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। लिथोस्फेयर हम ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल आर नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउस ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम दिस स्पेयर। हम ह्यूमन बीइंग सिर्फ घर ही नहीं बनाते, हमें खाना भी जो है किससे मिलता है, हमारे लिथोस्फेयर यानी हमारी लैंड से हमें खाना भी मिलता है। हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। हाइड्रोस्फेयर में हम उस पार्ट को लेते हैं अर्थ का जो वाटर से कवर्ड है। रिवर, लेक, सी, ओशियन फ्रॉम दिस स्पेयर। ये इस स्पेयर में आपके रिवर आते हैं, लेक्स आती हैं, सी आते हैं, ओशियन आते हैं। मोर देन द 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 70% से ज़्यादा पार्ट जो है वो कवर्ड है आपके पानी से। बिसाइड वाटर हैड अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ रीजन नियर कोस्ट। जो वाटर होता है उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे भी पड़ता है। अगर कोई रीजन कोस्टल एरिया के पास है तो वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग होगा। ओशियन प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स। ओशियन हमें फूड भी प्रोवाइड करता है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। इवन इन द सी बेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैसेज आर फॉर्म। सी बेड यानी कि समुद्र के तले पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं और आपकी गैस भी मिलती है।
बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। द थ्री मेजर रिलम ऑफ अर्थ, द लैंड, वाटर, एयर, कम टू कॉन्टैक्ट इन अ नैरो। आपकी जो थ्री मेजर रिलम हैं अर्थ की, जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये तीनों जब मिलती हैं क्रिएट करती हैं बायोस्फीयर को। The biosphere has a huge variety of organisms. They are vary in size from smallest bacteria to the largest of the animal, such as whale and elephant. Biosphere जो है उसमें organisms की बहुत डिफरेंट वैरायटी हमें मिलती हैं। साइज़ में जो डिफरेंट होते हैं, कोई बैक्टीरिया के जितना स्मॉल है तो कोई बहुत बड़ा, जैसे व्हेल और एलिफेंट की तरह। द प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइज फ्रॉम फंगस टू द लार्जेस्ट ऑफ द ट्री। प्लांट्स में भी हमें बहुत सारी वेरिएशन मिलती हैं, छोटे छोटे फंगस के साथ लेकर हमें क्या क्या मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर में जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हम उन्हें दो किंगडम में डिवाइड कर देते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर एंड आर अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। ह्यूमन बीइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर का और हम इसे एनिमल किंगडम में रखते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो अर्ली ह्यूमन थे वो नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया करते थे, मतलब जैसा नेचर होता था वो खुद भी वैसी ही एक्टिविटी अपने आसपास करने लगते थे। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी ज़रूरतों को नेचर से पूरा करते थे। विद द टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वैरिड। अब समय के साथ साथ क्या हुआ, ज़रूरतें बढ़ने लगी और ज़्यादा डिफरेंट नीड्स आने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ द चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, बहुत सारे तरीके सीख लिए जिससे वो एनवायरनमेंट में चेंज ला सके। मैन हैज़ लर्न टू ग्रो क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल एंड हैव स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने लगे और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। समय के साथ आने वाले बदलावों ने, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी ने क्या किया, ह्यूमन लाइफ को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया। और आज जो है ह्यूमन जो है उसने क्या किया, अपने जो नेचर है उसके बैलेंस को ही डिसबैलेंस कर दिया। यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो नेचर में डिसबैलेंस क्रिएट करने लगी। और उन एक्टिविटी में पॉल्यूशन आता है। पॉल्यूशन क्या होता है, जब आपके एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो क्रिएट हो, मतलब एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप हो जाए हार्मफुल सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे पॉल्यूशन कहेंगे। जैसे जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती चली गई, ह्यूमन बीइंग और ज़्यादा जो रिसोर्स हैं उन्हें यूज़ करने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी डेंजरस है। डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन बीइंग बीन कटिंग डाउन ट्री फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन बीइंग जो है फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं हज़ारों सालों से, और ये जो प्रोसेस है पेड़ों को काटेगा, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हम कभी कभी जो फॉरेस्ट है उन्हें कट करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे फार्मिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर किसी फ्यूल की तरह, मतलब प्लांट्स को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इज सस्टेनेबल एज लॉन्ग एज फॉरेस्ट आर अलाउड टू रिप्लेस देमसेल्फ। फॉरेस्ट्री तब तक ही सस्टेनेबल रहेगी तब तक फॉरेस्ट अपने आप को रिन्यू कर पाएँ, अपने आप को रिप्लेस कर पाएँ। लेकिन जब फॉरेस्ट जो है वो अपने आप को रिन्यू ना कर पाएँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने लगेगी। फॉरेस्ट हैबिटेट आर डिस्ट्रॉय। क्या होगा, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। सॉइल इरोजन होगा, फ्लड होगी, जगह जो है वो बैरन बन जाएंगी, लैंडस्लाइड होगी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो क्या करेगा, जो प्लांट्स हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं उन्हें ही काट देंगे, तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity referred not only to the number of different species but also to the all variation within and between species and all the different between the habitat and ecosystem that make Earth biosphere। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ को ही हम काउंट नहीं करते, बल्कि सभी स्पीशीज़ के बीच में जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, जो उनके बीच में एक कनेक्शन है, हम उन सभी को बायोडाइवर्सिटी में कंसिडर करते हैं।